Name of Almighty God, who is most beneficent, most merciful. In today's session, you people will learn one of the assignment by Thomas Hardy and the second assignment by George Eliot, Mill on the Floss. One assignment, The Return of the Native by Thomas Hardy, and second assignment from Mill on the Floss by George Eliot. I already discussed about these two writers. These are Victorian novelists, and Victorian age, this was age of convention, a kind of certain rules, norms, regulations, and people like a Victorian, they believe in class system. So class system society been divided into three sections: upper, mid, lower. So there is a bourgeois middle class, there is a upper class, and then there is a working class, like peasant, like servant, like maid servant, like farmers, and these people were being exploited by the upper class, even by the middle class as well. So let's see, Victorian era, it started round about 1837 and ended 1901. So during the death of Queen Victoria. So let's see, थॉमस हार्डी एक विक्टोरियन राइटर है। थॉमस हार्डी पैदा हुए हैं 1840 में और 1928 में इसकी डेथ हुई है। थॉमस हार्डी के बारे में कहा जाता है कि थॉमस हार्डी ट्रांजिशनल राइटर है। अब आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ट्रांजिशनल राइटर कौन होता है। ट्रांजिशनल राइटर ऐसा राइटर है कि जिसने मॉडर्न एज भी देखी है और साथ उसने विक्टोरियन एज भी देखी है। मैंने आपको बताया था कि विक्टोरियन एज जो थी वो स्टार्ट हुई है 1837 में, यानी 1837 में स्टार्ट हुई है और एंड हुई है 1901 में। ये क्या है? विक्टोरियन एज। इसको याद करें, आप राइटर ही विक्टोरियन पढ़ रहे हैं सारे, ठीक है। यानी 1837 में ये स्टार्ट हुई है और 1901 में जब विक्टोरिया की डेथ हुई है, मलका विक्टोरिया की, तो उस पर ये एज फिनिश होती है। लेकिन आप देखें, इसे गौर से देखें, ये राइटर हमारा विक्टोरियन एज से आगे गुजर जाता है, मतलब इसने मॉडर्न एज भी देखी है। मॉडर्न एज स्टार्ट होती है, मतलब विक्टोरियन एज के बाद मॉडर्न एज आती है। तो मॉडर्न एज क्या है? वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से मुतासर थे, इन्फ्लुएंस से इंस्पायर्ड थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है जब इन्फ्लुएंस करती है तो वो राइटर मोस्टली किसके थे? यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है 1914 से 1918 तक, यानी 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार है, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो अब ये जो विक्टोरियन एज के बाद का जो एरा है, ये ट्रांजिशनल एरा है। ये राइटर जो है ट्रांजिशनल राइटर है, जिसने दोनों एजेस को देखा हो उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल राइटर। नोट कर लें, यानी मॉडर्न एज जो टी.एस. एलियट की एज है, जो मॉडर्न एज है, जिसमें क्या लिखा जाता है? हैवी सिंबलिज्म, मेटाफर, इमेजेस, और राइटर्स जो हैं मोस्टली क्या करेंगे? स्ट्रक्चरलिज्म को सपोर्ट करते हैं। राइटर जो हैं वो ज़्यादा क्या हैं, उसमें सोसाइटी, कम्युनिटी के ऊपर लिखते हैं। राइटर जो हैं मॉडर्न, हैवी सिंबल्स और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटरनल मोनोलॉग देते हैं। उस एज को भी इसने देखा है। नाम है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के जो वर्क हैं बड़ा प्रोमिनेंट है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री। ये ज़्यादा लिखता है, ऐसी चीज़ों को डिस्कस करता है जो टैबूज़ होते हैं। टैबूज़ होते हैं ऐसी चीज़ें जिनको आम राइटर डिस्कस नहीं करता और आम बंदा उसको डिस्कस भी नहीं करता। 1940 में पैदा हुआ, 1928 में डेथ हुई, यानी विक्टोरियन एज में भी आ गया और मॉडर्न एज में भी आ गया। मॉडर्न एज जो है वो विक्टोरियन एज के बाद 1901 जो है, इसके बाद जो स्टार्ट हुई है, तो फिर ये चलती है 1945 तक,
यानी कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके ऑनवर्ड सेकंड वर्ल्ड वार तक ये हमारी क्या बनती है, मॉडर्न एज बनती है। मोस्टली राइटर फर्स्ट वर्ल्ड वार से मुतासर थे, इंस्पायर्ड, और जो लिख रहे थे वो इस वार से जो है लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था। अब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद का जो एरिया है उसे कहते हैं पोस्ट मॉडर्न एज। क्या कहते हैं? पोस्ट मॉडर्न एज। मतलब 1945 1939 से ऑनवर्ड, यानी 1939 से स्टार्ट हुई है सेकंड वर्ल्ड वार, हिटलर ने स्टार्ट किया था और 1945 तक चली थी। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लिया करें। हमने ये राइटर्स को डिस्कस करना होता है। तो थॉमस हार्डी ने, इट मीन अगर उसकी 1928 एज है तो उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार देखी है, जो 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 तक एंड हुई। इस राइटर को कहा जाता है, ये ट्रांजिशनल राइटर है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशनल राइटर। देखो ना, ऐसे पॉइंट अगर आप अपनी असाइनमेंट में लिखोगे तो चेक करने वाला भी कहेगा कि यार इसको कुछ आता है। ट्रांजिशनल राइटर, ऐसा राइटर जिसने अपनी लाइफ में चेंज होती हुई सिचुएशन को देखा है। लोग जो हैं विक्टोरियन सोसाइटी से किसकी तरफ जा रहे थे? चेंज की तरफ जा रहे थे, मॉडर्न एज की तरफ जा रहे थे। एज थी डाउट की, एज थी डार्विन थ्योरी की, एज थी स्केप्टिसिज्म की। लोग अग्नोस्टिक हो रहे थे, खुदा पे बिलीव जो है वो कम हो रहा था। डार्विन ने कहा कि इंसान जो है वो सारी दुनिया के जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म से अलग हुए हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म है इनका, और इनसे कोई बंदर बन गया, कोई मछली बन गई, कोई क्या बन गया। इस तरह की थ्योरी जब आई, उसने बहुत सारे मॉडल जो इकट्ठे किए एंशियंट, और उसके बाद उनके ऊपर रिसर्च की, और उसने कहा कि इंसान बेसिकली कोई ऊपर से नहीं आया, हेवन से नहीं आया, ये यहाँ की ही प्रोडक्ट है। जब इस तरह की थ्योरी आई तो बहुत सारे लोग, उसने रेट्रिक, लॉजिक, रीज़न के साथ जब प्रूव किया तो मज़हब के लिए बहुत बड़ा ख़तरा, क्रिश्चियनिटी के लिए, जो क्रिश्चियनिटी का जो बिलीव था, डॉगमेटिक बिलीव था, वो टूटना शुरू हो गया। लोग इसको छोड़ के डॉगमेटिक क्रिश्चियन बिलीव को क्या हो गए? अग्नोस्टिक हो गए, यानी उन्होंने गॉड पे बिलीव जो है छोड़ दिया, वो अग्नोस्टिक हो गए। तो हमारा राइटर जो थॉमस हार्डी है वो भी क्या अग्नोस्टिक हो गया था। गॉड पर जो उसका बिलीव है वो नहीं है। नाम है थॉमस हार्डी, ट्रांजिशनल राइटर जाना जाता है। विक्टोरियन एज को देखा है, मॉडर्न एज को देखा है, दोनों एज को देखा है, और लिखता है टैबूस के ऊपर। ऐसे पॉइंट को डिस्कस करता है जिसको कोई डिस्कस नहीं करता। सेक्स को डिस्कस करता है, सेक्सुअल लाइफ को डिस्कस करता है। आप देखें तो ये डिस्कस करेगा इलिजिटिमेट अडल्टरस रिलेशन को डिस्कस करेगा। अडल्टरस रिलेशन को डिस्कस करता है। अब जूड द ऑब्स्क्योर बाय थॉमस हार्डी, ये मैंने रिसेंटली पढ़ाया है। तो जूड द ऑब्स्क्योर बाय थॉमस हार्डी, इसके अंदर एक लड़की है, और उस लड़की ने मतलब एक जूड नामी शख्स से शादी की, और फिर उसने उससे डिवोर्स ले ली, और यहाँ से वो अमेरिका चली गई। और फिर वो एक यूनिवर्सिटी में जाता है, और वहाँ उसकी मुलाकात होती है सू नामी उसकी कज़न है। उसके साथ वो इलिजिटिमेट काफ़ी साल उसके साथ रहता है, इवन उससे 2 बच्चे भी पैदा करता है। अब जब इस तरह के नावल को हार्डी ने लिखा तो बहुत सारे पब्लिशर जो है इसको पब्लिश करना भी पसंद ना करें, क्योंकि आवाम का रिएक्शन बड़ा सख्त हो सकता है। यानी एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट है, वो दूसरी प्रोटैगनिस्ट के साथ इलिजिटिमेट रिलेशन में काफ़ी साल तक रहा है, और वो एक दूसरे के साथ मतलब बगैर मैरिड, बगैर शादीशुदा, बगैर मैरिज के वो रह रहे हैं।
They are producing children. Look at the taboos, look at the way of writing. किस तरह के मसाइल को डिस्कस करता है और फिर दिखाता है कि विक्टोरियन सोसाइटी ऐसे पेयर के साथ कैसा सलूक करती है, वो कैसा रिएक्शन देती है, वो उनके रिएक्शन को चेक करता है, फिर जो रॉन्ग होता है उसे सजा देता है. सो लेट्स सी. पहला नावल है इसका क्या, अंडर द ग्रीन वुड ट्री. अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर भी उसने न्यूडिटी, सेक्सुअल लाइफ, रोमांस, लव, इस चीज़ को डिस्कस करता है. हमने टेस्ट ऑफ द डियर बेविल पढ़ा, उसके अंदर भी यही चीज़ें 1872 में इसने लिखा. द नेक्स्ट ग्रेट नावल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इसने 1874 में लिखा. और वॉज सो पॉपुलर दैट द प्रॉफिट अलाउड हार्डी टू गिव अप आर्किटेक्चर्स एंड मैरी एम्मास गिफर्ड. अदर पॉपुलर नावल फॉलोड द क्विक सक्सेशन, द रिटर्न ऑफ द. जब ये अच्छा, इसकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं गुजरी, इस बंदे की मैरिड लाइफ इसकी अच्छी नहीं गुजरी, और फिर ये इशूलेस भी था. इशूलेस मीन इसकी औलाद भी नहीं थी. और फिर हार्डी ने फीमेल की एक्सिक्यूशन देखी है अपनी लाइफ में. इसकी मदर भी जो है वो भी सफ़र करती रही. हार्डी ने खुद भी ज़िंदगी में अप डाउन देखे. हार्डी को जाना जाता है, हार्डी का नाम जो है वो मुंसलिक कर दिया, पैसिमिस्ट है. वो अपने नावल के अंदर डिस्कस करता है कि हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड in the general drama of pain, where but to think is full of sorrow.